हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एमपीआरएम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्या सरल अध्ययन माला से भारत की स्थापत्य कला का इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम थर्ड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में एमए हिस्ट्री के हम बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक कुछ नया होगा और जो कि फोर्थ सेमेस्टर से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्यकाल में गुजरात एवं राजपूताना स्थापत्य। इसके अंतर्गत हम कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें अहमदाबाद की मुस्लिम स्थापत्य कला का वर्णन कीजिए। बताइए यह कहाँ तक स्थानीय जैन कला से प्रभावित थी। गुजरात की क्षेत्रीय स्थापत्य कला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मध्यकालीन गुजरात में 1200 से 1750 तक प्रांतीय स्थापत्य शैली के विकास पर प्रकाश डालिए। गुजरात में इस्लामी वास्तुशिल्प के विकास के विभिन्न चरणों की व्याख्या प्रस्तुत कीजिए। इसको हम हमारी जो 16वीं यूनिट है इसको हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्यकाल में गुजरात एवं राजपूताना स्थापत्य कला। इसमें हम अहमदाबाद में जो मुस्लिम स्थापत्य कला है उसका वर्णन देखेंगे, जो कि हम क्वेश्चन ऊपर कंप्लीट कर चुके हैं। गुजरात में इस्लामी वास्तुशिल्प के विकास के विभिन्न चरणों की व्याख्या प्रस्तुत कीजिए। प्रस्तावना। मध्यकालीन गुजरात की प्रांतीय स्थापत्य शैली के विकास पर प्रकाश डालते हुए तत्कालीन गुजरात के प्रांतीय इतिहास को ज्ञात करना आवश्यक है। किसी भी क्षेत्रीय एवं प्रांतीय स्थापत्य शैली पर राजनीतिक प्रभाव महत्वपूर्ण रहता है। गुजरात का राजपूताना और मालवा से सदैव ही सांस्कृतिक संबंध रहा है। विशेषकर गुजरात के चालुक्य, सोलंकी और मालवा के परमार वंश के संघर्ष ने गुजरात की संस्कृति को भी प्रभावित किया था। पश्चिम कोने पर या भारत का जो पश्चिमी कोना है उस पर स्थित गुजरात की राजनीतिक महत्व मध्यकालीन भारत में सर्वाधिक रहा है। गुजरात का क्षेत्र मुख्यतः 3 भागों से काठियावाड़, सौराष्ट्र और केंद्रीय गुजरात में विभाजित है। प्रारंभ से ही इन तीनों क्षेत्रों में भाषा, संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत में विभिन्नता दृष्टिगोचर होती रही है। नर्मदा नदी का दक्षिणी भाग लाट 12वीं शताब्दी में परमारों के अधीन रहा था और परमार नरेश अर्जुन वर्मन ने लाट प्रदेश पर सन 1213 में विजय प्राप्त करके अहिलवाड़ के राजा जय सिंह को पराजित करके परमार शासन क्षेत्र का विस्तार किया था। किंतु यादव वंशी नरेश सिंहण ने इस क्षेत्र पर आक्रमण करके परमार सत्ता को हिला दिया और परमार नरेश देवपाल के पश्चात लाट नरेश विशाल देव एवं सारंग देव ने 1250 से 1290 में इस क्षेत्र पर परमार सत्ता को समाप्त करके मालवा तक धावा किया था। यादव एवं चालुक्य वंशी गुजरात क्षेत्र में मुस्लिम आक्रमण से इन हिंदू राजवंशों का अंत हुआ था। मालवा के समान ही पड़ोसी गुजरात राज्य पर भी स्थानीय मुस्लिम सुल्तानों का आधिपत्य हो गया था। गुजरात का प्रथम स्वाधीन शासक जाफर खां था, जिसने 1396 में मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण की थी। इस वंश के 10 सुल्तानों में क्रमशः अहमद शाह, महमूद शाह बीगड़, बहादुर शाह और बहादुर शाह सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। इन सुल्तानों ने गुजरात के पूर्ववर्ती हिंदू राजवंशों का शक्ति छीनकर उनमें से कुछ को यथा गिरनार और चंपानेर इस्लाम धर्म स्वीकार करने पर बाध्य कर दिया था। इन सुल्तानों ने राजपूताना और मालवा के शासकों से निरंतर युद्ध किया। बहादुर शाह ने तो मालवा एवं चित्तौड़ पर अल्पकाल के लिए ही अधिकार कर लिया था। इस वंश का पतन तात्कालिक शासकों की अयोग्यता और मुगल सत्ता का विस्तार होने से 17वीं शताब्दी में हो गया था। गुजरात के सुल्तानों ने गुजरात के आंतरिक उन्नति पर अनेक इमारतों, मस्जिदों और मकबरों, बापी बाड़ियां
जो बावड़ियाँ हैं, तालाब हैं, जालीदार खिड़कियों का निर्माण करा के मध्यकालीन गुजरात की स्थापत्य का विकास किया था। मध्यकालीन गुजरात की स्थापत्य शैली का विकास। भारत में गुजरात की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण इसकी संस्कृति एवं स्थापत्य में विभिन्नता प्रारंभिक काल से ही प्रभावित हो रही है। गुजरात के पश्चिमी समुद्री तट के कारण व्यापारी संबंधों में कक्ष काठियावाड़ सौराष्ट्र क्षेत्र तक पाश्चात्य देशों की विचारधारा एवं स्थापत्य सामग्री धारणाओं के लिए आदान प्रदान का कार्य आरंभिक कालों से ही करता आया है। गुजरात के बंदरगाहों के कारण आकांताओं शरणार्थी एवं अरब व्यापारी अपनी संस्कृति सहित इस क्षेत्र में बस गए। मौर्य क्षत्रप गुप्त काल में जूनागढ़ एक प्रादेशिक राजधानी था। पूर्व मध्यकाल में गुर्जर प्रतिहार चालुक्य सोलंकी और राष्ट्रकूट नरेशों ने गुजरात के धार्मिक एवं अन्य स्थलों पर अनेक हिंदू मंदिर एवं भवनों का निर्माण किया था। गुजरात में मुस्लिम आधिपत्य के पूर्व खेरा भड़ौच नरवसारी अहिलवाड़ अहिलवाड़ सिद्धपुर बल्लभी सोमनाथ और द्वारका हिंदू धार्मिक आस्था के प्रतीक स्थल थे। अतः इनके लगभग सभी स्थानों पर पूर्व मध्यकाल में मंदिर निर्मित किए गए थे। इसमें से अधिकांश चालुक्य वंश के द्वारा निर्मित थे। पूर्व मध्यकालीन गुजरात में चालुक्य सोलंकी बघेल वंशीय नरेशों द्वारा नगरों को बसाकर उनको प्रकार या दीवार से सुरक्षित किया गया था। दभोई का किला बघेला नरेश विसलदेव ने बनवाया था। कब? 1244 से 1261 के बीच में। इसके स्थापत्य को मुस्लिम एवं मराठा आक्रांताओं ने ध्वस्त कर दिया था। फिर भी इसके विशेष तात्कालिक स्थापत्य के उत्कीर्ण नमूने के रूप में दृष्टिगोचर होता है। प्रसिद्ध बड़ौदा द्वार भी इसी काल में निर्मित किया गया था, जिसका स्थापत्य समकालीन द्वार निर्माण का श्रेष्ठ उदाहरण है। चालुक्य शिलालेखों में उल्लिखित और वर्तमान में स्थित अनेक तालाब कुएं बावड़ियां तागाड़ तड़ाग उस काल की स्थापत्य की देन है। इनमें भीम प्रथम की रा, रानी उदयमती द्वारा मोडेरा के निकट रूपे नदी पर कर्ण सागर एवं सिद्धराज जयसिंह द्वारा निर्मित सहस्त्रलिंग तालाब उल्लेखनीय हैं। वीरमगाम का मानसर तालाब जयसिंह प्रथम के काल में 1100 ईस्वी में निर्मित किया गया था। 12वीं सदी तक गुजरात क्षेत्र में हिंदू नरेशों ने स्थान स्थान पर कुंड तड़ाग बावड़ियां आदि निर्मित की थी, जो स्थापत्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गुजरात में मुस्लिम सत्ता स्थापित होने के पूर्व दक्ष कलाकारों की कई श्रेणियां थीं। पीढ़ी दर पीढ़ी इन कलाकारों ने दक्षिण कला में निपुणता प्राप्त करके शेष भारत में भी ख्याति प्राप्त कर ली थी। इन कलाकारों ने गुजरात में 10वीं से 12वीं सदी के मध्य कई मंदिरों का निर्माण कार्य किया था, अपनी स्थापत्य कला का परिचय दिया था। नेक्स्ट आते हैं मध्यकालीन गुजरात में इस्लामी स्थापत्य का विकास। उपरोक्त पृष्ठभूमि में गुजरात सुल्तानों के समय मध्यकाल में इस्लामी स्थापत्य का विकास हुआ। गुजरात में तुर्कों के आगमन तथा इस्लामी प्रांतीय सुल्तानों के शासन के पूर्व चालुक्य बघेल एवं लाट प्रदेश में एक सुंदर हिंदू शैली का विकास किया। गुजरात के शिल्पज्ञ लकड़ियों एवं पाषाण पर पच्चीकारी के अत्यधिक निपुण हो गए थे। उनकी झलक माउंट आबू स्थित संगमरमर के जैन मंदिर एवं चालुक्यकालीन मंदिरों में मिलती है। गुजरात के सुल्तान तुर्कों ने हिंदू एवं जैन मंदिरों के ललितपूर्ण निर्माण में प्रवीण इन कलाकारों को प्रशय देकर उनकी प्रतिभा का प्रयोग किया। महमूद गजनवी ने सोमनाथ स्थित अनेक हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। गुजरात में सुल्तानों के समय में कतिपय उदाहरण को छोड़कर इस इस्लामी ध्वंस प्रक्रिया को त्याग दिया गया था। यही कारण है कि माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा पालिताना एवं गिरनार के जैन मंदिर यथावत बने रहे। यद्यपि प्राचीन हिंदू मंदिर एवं महलों की सामग्री का प्रयोग गुजरात सुल्तानों ने भी किया, किंतु हिंदू काल में प्रसिद्ध मंदिरों को उन्होंने ध्वस्त न करके गुजरात के स्थापत्य को बनाए रखा। भारत में प्रांतीय स्थापत्य शैली में गुजरात की मध्यकालीन स्थापत्य शैली सर्वाधिक श्रेष्ठ एवं सुंदर थी।
गुजरात में हिंदू काल में ही लकड़ी एवं पाषाण पर निर्मित सुंदर नक्काशी एवं आकर्षक पाषाण झरोखे एवं भवनों का अलंकरण प्रमुख विशेषताएं रही हैं। इस्लामी स्थापत्य के चरणबद्ध विकास के कारण मध्यकालीन गुजरात में स्थापत्य के सुंदरतम नमूने का निर्माण किया गया। जूनागढ़ एवं चंपानेर के शासकों द्वारा इस्लाम धर्म ग्रहण करने से इस्लामी स्थापत्य के प्रारंभिक चरण में इन स्थानों पर मुस्लिम मस्जिद, मकबरे, किले एवं अन्य निर्माण 14वीं सदी में निर्मित किए गए थे। गुजरात में इस्लामी स्थापत्य के विकास में स्थानीय कलाकारों के योगदान से हिंदू एवं जैन तत्व समाहित हो गए थे। फर्गुशियन का कथन है कि मध्यकालीन गुजरात की इस्लामी स्थापत्य का जन्म जैन एवं चालुक्य हिंदू कला के सौष्ठव एवं परिपूर्ण परिरूपण के साथ आवरण की विशालता थी, जो कि हिंदुओं के मान से बाहर थी और जो इन लोगों का विशेष गुण था जो उस समय भारत को विजय करने में संलग्न थे। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने गुजरात स्थापत्य की हिंदू जैन एवं इस्लामी समन्वयात्मक शैली का पर फर्गुशियन की इस पक्षात्मक इस्लामी विचारधारा के विपरीत सुस्पष्ट शब्दों में वर्णन करके लिखा है कि मुस्लिम विजय के पूर्व गुजरात पर जैन धर्म का प्रभाव था। अतः जब देश मुसलमानों के अधिकार क्षेत्र में आया तो कारीगरों एवं कलाकारों ने जिनको मुसलमान शासकों ने प्रयुक्त किया था हिंदू एवं जैन प्रसिद्धि पद्धति का अनुसरण किया और मुसलमानों की विशुद्धवादिता के कारण उसमें यथा आवश्यक परिवर्तन कर लिए गए। अहमदाबाद की मुस्लिम स्थापत्य कला, जो अहमदाबाद है उसकी मुस्लिम स्थापत्य कला देखेंगे। वर्तमान में गुजरात के प्रसिद्ध शहर में अहमदाबाद की स्थापना अहमद शाह के द्वारा 1411 से 1442 में हुई है। मध्यकाल में इस्लामी स्थापत्य के अनेक मस्जिद, मकबरे एवं भवन अहमदाबाद में सुल्तानों द्वारा निर्मित किए गए थे। अतः मध्यकालीन इस्लामी स्थापत्य के विकास का यह नगर प्रतीक बन गया था। डॉक्टर वर्गेश के अनुसार अहमदाबाद की मुस्लिम स्थापत्य कला में जिसमें जैन कला का स्थान ग्रहण किया था, इतना अधिक जैन प्रभाव है कि जैन वास्तुकला का ज्ञान प्राप्त किए बिना इसे सार्वजनिक कला के सर्वश्रेष्ठ स्वरूप की और उनकी उन्नति एवं विकास इस प्रांत में हुआ था विशेषताओं को समझना असंभव है। गुजरात शैली की प्रमुख विशेषता लकड़ी एवं पत्थरों पर सुंदर नक्काशी एवं आकर्षक जालियों का निर्माण किया गया था। यहाँ की इमारतों में हिंदू शैली के दर्शन के साथ साथ सजावट के भी दर्शन होते हैं। अहमदाबाद में इस्लामी कला के प्रतीक द्वार अहमदाबाद अहमद शाह ने अहमदाबाद शहर में 3 भव्य विशाल द्वारों का निर्माण किया था। इन तीनों द्वार में तिपोलिया के नाम से जाना जाता है। यह द्वार अत्यंत विशाल एवं कलात्मक ढंग से निर्मित थे। अहमदाबाद स्थित मस्जिदें एवं मकबरे अहमदाबाद में मध्यकालीन इस्लामी गुजरात शैली का प्रसिद्ध मस्जिदों में मलिक आलम की मस्जिद, सैयद उस्मान की मस्जिद और प्रसिद्ध जामा मस्जिद है। यहाँ स्थित मलिक साहब एवं अहमद शाह का मकबरा भी स्थापत्य कला के सुंदर नमूने हैं। अहमदाबाद के निकट ही सरखेज में मुस्लिम कला की कई इमारतों का निर्माण किया गया था। अहमदाबाद की जामा मस्जिद अहमदाबाद स्थित जामा मस्जिद मध्यकालीन गुजरात की इस्लामी शैली का सुंदर उदाहरण है। इसका निर्माण 1422 में सुल्तान अहमद शाह ने किया था। इसके निर्माण में यह शहर और सुंदर हो गया, प्रसिद्ध हो गया। इस मस्जिद का फर्श संगमरमर का बना हुआ है। इस चौकोर सहन के चारों ओर पूजा गृह बने हुए हैं जो कि हिंदू और जैन स्थापत्य के प्रतीक हैं, मतलब हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाए गए होंगे। जामा मस्जिद 77 गुंबदों हैं जिसमें 20 बड़े और 57 छोटे हैं। 260 स्तंभों पर सधा रखा हुआ है पूरा मस्जिद। उत्तरी भारत में इस इतनी गुंबद और स्तंभों पर आधारित अन्य कोई भी मध्यकालीन स्थापत्य की मस्जिद का उदाहरण दृष्टिगोचर नहीं होता, मतलब ये एकमात्र होगी।
इन स्तंभों और गैलरियों को अधिक सुंदर तरीके से तराशा गया है। तराशने की यह कला हिंदू एवं जैन शिल्पियों की देन है। मस्जिद के छज्जे पूर्णतः संतुलित ढंग से विस्तृत मेहराबों पर आधारित होने से अत्यंत आकर्षक प्रतीत होते हैं। पर्शी ब्राउन के शब्दों में पश्चिम भारत में इस शैली की अन्य कोई मस्जिद देखने को नहीं मिलती। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के शब्दों में इसी शैली में बहुत कुछ पश्चिमी भारत के मंदिर स्थापत्य की शैली है। पाश्चात्य कलाविज्ञ फर्गुशियन का कथन है कि जामा मस्जिद के स्थापत्य की शैली राणा कुंभा द्वारा निर्मित रामपुर के मंदिर से मिलती जुलती है। इन मंदिरों का निर्माण काल एक ही है। वस्तुतः जामा मस्जिद का निर्माण हिंदू तथा जैन कलाकारों ने किया था। इनको अपनी कला के प्रदर्शन में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। यही कारण है कि जामा मस्जिद का स्थापत्य स्थानीय कला से प्रभावित हो गया था। अहमदाबाद में विकसित मध्यकालीन गुजरात की इस्लामी कला की विशालता मुस्लिम काल में निर्मित होकर हिंदू एवं जैन काल से प्रभावित थी। अहमद शाह का मकबरा अहमदाबाद में स्थित अहमद शाह का मकबरा तात्कालीन स्थापत्य की एक सुंदर नमूना है। वर्गाकार इस मकबरे का द्वार दक्षिण में स्थित है। यह मकबरा एक विशाल गुंबद द्वारा आच्छादित है। चंपानेर तथा जूनागढ़ एवं इस्लामी कला की नमूने। ज्ञातलब है कि इन दोनों राज्यों के शासकों को इस्लाम धर्म ग्रहण करने हेतु बाध्य किया गया था, अतः दोनों ही स्थान इस्लामी कला निर्माण के प्रतीक बन गए थे। मध्यकालीन मुस्लिम राज्य में चंपानेर में अनेक इमारतों का निर्माण किया गया था। इसमें महमूद बघेरा की मस्जिद सर्वाधिक उल्लेखनीय है। चंपानेर स्थित महमूद बघेला का महल समकालीन इस्लामी कला के आकर्षक ढंग से निर्मित किया गया था। फर्गुशियन के अनुसार चंपानेर की मस्जिद गुजरात शैली का अनुपम उदाहरण है। जूनागढ़ में मध्यकाल में अनेक इमारतों का निर्माण किया गया था। इसमें सबसे प्रसिद्ध है जूनागढ़ का किला। किले में स्थित विशाल बावड़ी है जो कि भारत की सबसे बड़ी बापी या बावड़ी है। किले में जूनागढ़ एवं निकटवर्ती क्षेत्रों की बहिरंग दृश्य दिखाई देते हैं। गुजरात के सुल्तानों ने अहमदाबाद, चंपानेर, जूनागढ़ के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में अनेक मस्जिद एवं मकबरों का निर्माण कराया था। वर्तमान में इसके अवशेष संपूर्ण गुजरात में व्याप्त हैं। गुजरात के मुस्लिम शासक हिंदू सल्तनत के सुल्तानों के समान ही इस्लामी स्थापत्य का अनुकरण कठोरता से नहीं करते थे। उदार हृदय होने के कारण इन्होंने स्थानीय हिंदू एवं जैन शिल्प शिल्पियों को या शिल्पियों पर इस्लाम की विचारधारा को पूर्णतः नहीं थोपकर उनको अपना शिल्प उदारता से प्रयोग करने की स्वतंत्रता प्रदान की थी। यही कारण है कि इन शिल्पियों ने अपनी कला का प्रदर्शन करके गुजरात की इस्लामी स्थापत्य कला को भारतीयता अर्थात हिंदू जैन मुस्लिम के साथ समकालीन भारत में विशिष्ट गुजरात शैली का विकास में योगदान दिया था। इसके साथ हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मध्यकालीन राजपूताना स्थापत्य शैली, जिसमें हम नगर नियोजन, मंदिर, भवन, हवेलियां, दुर्ग, स्तंभ और स्मारक को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं। नगर नियोजन, मंदिर एवं भवन स्थापत्य। पहला क्वेश्चन है, राजपूताना की स्थापत्य कला की विशेषताओं का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। मध्यकालीन राजपूताना स्थापत्य के अंतर्गत नगर नियोजन, मंदिर, भवन स्थापत्य शैली के सर्वेक्षण कीजिए। राजपूताना स्थापत्य शैली के बारे में आप क्या जानते हैं, विवेचना कीजिए। पहले आती है इसकी प्रस्तावना। मध्यकालीन भारत में प्रांतीय अथवा क्षेत्रीय स्थापत्य का व्यक्तित्व एवं विकास स्थानीय प्रभाव का द्योतक है। मध्यकालीन भारत में राजपूताना अर्थात वर्तमान राजस्थान में विभिन्न राजपूत वंशों ने शासन किया है। राजपूताना शैली में अनेक नगरों का नियोजन किया गया है। मंदिर, प्राइवेट हवेली, भवन स्थापत्य के रूप में निर्मित की गई थी। मध्यकाल के पूर्व राजपूताना सहित उत्तर भारत में बिहार तक गुर्जर प्रतिहार वंश का राज्य था। इसके पश्चात राजपूताने ने गुर्जर प्रतिहारों के स्थान पर गहरवाड़ शासकों ने राज्य किया। दोनों राजवंशों के समय राजपूताने में नागर शैली के अनेक मंदिरों का निर्माण किया गया था। सल्तनत काल में 1206 से 1556
20 तक राजपूताने में मेवाड़, मारवाड़ के राजपूत शासकों पर केंद्रीय मुस्लिम सत्ता का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। राजपूताना में अनेक राजपूत राज्य थे। इसमें चित्तौड़ के सिसोदिया वंश का प्रभाव सर्वाधिक था। राजपूताने पर दिल्ली सुल्तानों का अधिकार नहीं होने से इस काल में राजपूताना स्थापत्य कला पर मुस्लिम प्रभाव नहीं पड़ा। कालांतर में मुगलों के संपर्क में आने पर राजपूताना स्थापत्य शैली प्रभावित हो गई। मध्यकालीन राजपूताना में नगर नियोजन। पहले आते हैं राजपूताना अर्थात वर्तमान राजस्थान के क्षेत्र में प्राचीन काल से ही नगर नियोजन अर्थात स्थापत्य प्राचीन भारतीय वास्तुशास्त्र के आधार पर नियोजित किया गया था। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण चित्तौड़ के निकट नगरी एवं कारकोट नगर के उत्खनन से प्राप्त होता है। मध्यकालीन राजस्थान में राजवंशीय राजाओं ने स्वयं के नाम पर नगरों की स्थापना की थी। उदाहरणतः जोधपुर, जयपुर, उदयपुर आदि। नगर स्थल का चयन। मध्यकालीन राजस्थान में नगरों की स्थापना के पूर्व स्थल का चयन अधिक महत्व दिया गया है। अधिकांश नगर सुरक्षा की दृष्टि से पहाड़ियों के मध्य एवं घने जंगलों में आवर्त स्थानों पर बसाए गए थे। उदाहरण के लिए आमेर, बूंदी, अजमेर और उदयपुर आदि। प्राचीन वास्तुशास्त्र के आधार पर मध्यकालीन राजस्थानी नगरों में नगरों की स्थापना हेतु खाई परकोटे के चारों ओर प्रवेश द्वार निर्मित किए गए थे। नगर के आंतरिक भाग में मंदिर, महल, भवन, बस्तियां, धंधों पर आधारित जलाशय एवं बावड़ियों के साथ ही सुनियोजित मार्ग बनाए गए थे। मध्यकालीन राजस्थानी नगर स्थापत्य कला में यह विशेष लक्षण अंग वर्तमान स्थित मध्यकालीन नगरों में भी दृष्टिगोचर होता है। मध्यकालीन राजपूताना नगर नियोजन स्थापत्य का विकास। मध्यकालीन राजपूताना नगर वर्तमान राजस्थान में सल्तनत काल एवं उसके पूर्व नगर स्थापत्य एवं मुगल काल में अंतर स्थापित हो गया था। इस अंतर एवं विकास का उदाहरण कछवाहों की राजधानी आमेर एवं जयपुर का नगर नियोजन है। पहले आता है आमेर। मुगल काल के पूर्व 1526 के पूर्व कछवाहा राजवंश में आमेर, जयपुर के निकट को सुरक्षा की दृष्टिकोण से राजधानी के रूप में विकसित किया गया था। वर्तमान जयपुर नगर से दिल्ली सड़क मार्ग पर स्थित कछवाहों की तत्कालीन राजधानी आमेर एक पहाड़ी पर थी। पहाड़ी नाकों को सक्रिय रखकर स्थल निर्धारित करके योजनाबद्ध रूप से बसाया गया था। दोनों ओर के पहाड़ी ढाल पर ऊंचे भवन, हवेलियां और कुल देवी का मंदिर, समतल भाग पर पानी के कुंड, सड़कें एवं बाजार सुनियोजित रूप से बनाए गए थे। पहाड़ी के ऊंचे भाग पर राजमहल सुंदर राजस्थानी स्थापत्य के रूप में निर्मित किए गए थे। वर्तमान में भी आमेर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बना हुआ था। नेक्स्ट आता है जयपुर। सन 1562 में कछवाहा वंश का वैवाहिक संबंध मुगल सम्राट अकबर के साथ स्थापित हो गया था। राजा मानसिंह की बुआ जोधाबाई अकबर की पटरानी बनी, अर्थात आमेर पर मुगल आक्रमण का भय समाप्त हो गया। राजपूताना के अन्य राजा भी आमेर पर आक्रमण का दुस्साहस नहीं कर सकते थे। अतः कालांतर में कछवाहा नरेश सवाई राजा जय सिंह ने आमेर के निकट मैदानी भाग में जयपुर नगर नियोजन कर बसाया। जयपुर के स्थापत्य में हिंदू एवं मुगल स्थापत्य का सुंदर समन्वय स्थापित हो गया था। जयपुर के निकट ही पहाड़ी पर नाहर दुर्ग का निर्माण जयपुर के लिए सतर्क प्रहरी स्थल के रूप में किया गया था। जयपुर का नगर नियोजन समकालीन प्रसिद्ध वास्तुविद विद्याधर चक्रवर्ती द्वारा किया जाकर उसके निर्देश पर नगर का विकास किया गया था। योजनाबद्ध प्रकार से विकसित जयपुर शहर वर्तमान में राजस्थान की राजधानी होकर संपूर्ण राजस्थान में नगर नियोजन की दृष्टि से बेजोड़ है। श्री B.L. पनगड़िया ने जयपुर शहर के बारे में व्यक्त किया है कि जयपुर योजना के अनुसार बसाया गया था। उस समय भारत एकमात्र नगर था। नगर को स्वरूप, निर्माण की मापकीय प्रणाली एवं वास्तुकला के अछूतन
नियंत्रण के आधार पर बसाया गया था। नगर के सभी मार्ग एकदम सीधे और एक दूसरे को काटते हुए समकोण बनाते थे। नगर की मुख्य सड़क पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थी। इसके 3 सड़कें विभाजित करती थी इसे। विभाजन का प्रथम स्थान चौपड़ अर्थात चौराहा कहलाता था। नगर 9 चौकड़ियों में विभक्त था। नगर निर्माण में सामरिक सुरक्षा, जल उपलब्धि, बरसाती पानी का निकासी एवं भावी संभावनाओं का पूर्व ध्यान रखा गया था। जयपुर नगर के मुख्य आकर्षण हवा महल, रामनिवास बाग स्थित जंतर मंतर एवं संग्रहालय आदि हैं। जयपुर के अतिरिक्त राजस्थान के अन्य नगर में जैसलमेर, जोधपुर, आमेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर नगरों के निर्माण एवं योजना समकालीन ऐतिहासिक ग्रंथों में उल्लेखित है। राजस्थानी नगर स्थापत्य कला एवं योजना में प्राचीन वास्तु शास्त्र की झलक मिलती है। मध्यकालीन राजपूताना मंदिर स्थापत्य कला। राजपूताना में मध्यकाल के पूर्व 8वीं से 10वीं सदी तक गुर्जर प्रतिहार, गहरवाड़, चालुक्य, सोलंकी वंशीय नरेशों की राज राजकाल में कई प्रसिद्ध हिंदू एवं जैन मंदिरों का निर्माण किया गया। मध्यकालीन क्षेत्रीय स्थापत्य कला समीपस्थ स्थित क्षेत्र एवं स्थानीय लक्षणों से प्रभावित हो रही थी। राजस्थान स्थित अनेक हिंदू एवं जैन मंदिरों के निर्माण में गुजरात के शिल्पियों का योगदान मुख्यतः रहा है। यह सभी मंदिर पश्चिमी शैली एवं नागर शिखर स्थापत्य के प्रतीक हैं। राजस्थान में मध्यकालीन मंदिर पश्चिमी शैली के बने हुए हैं। पश्चिमी शैली नागर शिखर शैली के साथ एक विशिष्टता के लिए हुए हैं। इस शैली में गुजरात के चालुक्य, सोलंकी और मालवा के परमार वंशी शासकों ने मंदिरों का निर्माण किया था। गुजरात एवं राजस्थान के समीप सीमा पर स्थित माउंट आबू में चालुक्य सोलंकी राजाओं के संरक्षण में निर्मित 11वीं से 13वीं सदी के मंदिर स्थापत्य कला का प्रस्फुटन किया। इस शैली के मंदिरों का समूह माउंट आबू स्थित जैन स्थापत्य कला में निर्मित किया गया है। इसकी शैली खजुराहो की शैली से सिद्धांतः भिन्न नहीं होकर भी संगमरमर के प्रयोग से अलंकरण सुंदर बन गया है। राजपूताना मंदिर स्थापत्य शैली की विशेषताएं पहले आती हैं। पूर्व मध्यकाल में मंदिर स्थापत्य शैली का विकास उत्तर भारत में क्षेत्रीय विशेषताओं के साथ हुआ था। मध्यकालीन मंदिर स्थापत्य में भी यही विशेषताएं मुख्यतः प्रचलित रही हैं। राजस्थान क्षेत्र का मंदिर स्थापत्य पश्चिमी शैली पर आधारित था। इस शैली की विशेषताएं अधोलिखित हैं। मंदिर सामान्यतः ऊंचे चबूतरे पर निर्मित किए जाते थे। सामान्यतः उनमें एक देवालय, गर्भगृह, एक कक्ष और तथा बिना बरसाती का प्रवेश द्वार बना हुआ था। देवालय के ऊपर का शिखर खजुराहो के समान अनेक छोटी छोटी मीनारों से अलंकृत रहा है और छतें तूड़ादर तूड़ादार गुंबदों के समान होती थीं। संभवतः मुस्लिम स्थापत्य शैली के प्रभाव से मंदिर की भीतरी छतों में उत्कीर्ण कर चित्र बनाए जाते थे। शिल्पकला द्वारा टूड़ादार सीढ़ियाँ चतुराई से छिपकर स्तंभों पर आधारित चपटी कड़ियाँ केंद्रित पर मिलने वाली बड़ी दीवार गिरों से सुसज्जित रहकर मेहराब की समान प्रतीत होती थी। यद्यपि वास्तविक मेहराब का उपयोग स्थापत्य में नहीं किया जाता था। राजस्थानी पश्चिमी भारतीय मंदिर स्थापत्य शैली की प्रमुख विशेषता उनकी सूक्ष्म एवं सुंदर अलंकृत साज सज्जा थी। माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिर स्थापत्य की उपयुक्त विशेषताएं शीतल श्वेत संगमरमर से निर्मित माउंट आबू के मंदिर में दृष्टिगोचर होती हैं। इन मंदिरों में अत्यंत कोमल एवं अलंकृत चित्रों की भीतरी भागों में भरमार है। राजस्थान एवं गुजरात की सीमा पर स्थित आबू पर्वत श्रेणियों पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर गुजरात के सोलंकी शासनकाल में निर्मित किए गए थे। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर में प्रथम जैन मंदिर गुजरात नरेश भीमदेव सोलंकी के सेनापति और मंत्री बिमल शाह ने सन 1031 में बनवाया था, अतः इसको बिमल शाह मंदिर कहा जाता है।
संगमरमर से निर्मित जैन तीर्थंकर आदिनाथ की मूर्ति गर्भगृह में स्थित है। इस मंदिर का गर्भगृह स्तंभ, देव कुलिका एवं हस्तिशाला आदि का निर्माण पश्चिमी भारतीय मंदिर स्थापत्य शैली पर किया गया है। दूसरा मंदिर जैन तीर्थंकर नेमिनाथ का है, जिसका निर्माण 1231 में शोभन देव के नेतृत्व में इसका स्थापत्य भी विमलशाह मंदिर के समान मनमोहक एवं आकर्षक है। यह भी संगमरमर का निर्मित है। दोनों मंदिरों के लिए संगमरमर आबू पर्वत के नीचे संगमरमर की झालीवाड़ स्थित खदानों से प्राप्त हुआ था। दिलवाड़ा स्थित जैन मंदिर स्थापत्य की दृष्टि से विश्वविख्यात है। कलामर्मज्ञों ने भी इसकी प्रशंसा की है। अंग्रेज इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने लिखा है कि कारीगरी और सूक्ष्मता की दृष्टि से इन मंदिरों की समानता भारत की कोई इमारत नहीं कर सकती। दिलवाड़ा स्थित जैन मंदिर स्थापत्य की दृष्टि से विश्वविख्यात है। कलामर्मज्ञों ने भी इसकी प्रशंसा की है। अंग्रेज इतिहासकार विंसेंट स्मिथ लिखते हैं कि कारीगरी और सूक्ष्म की दृष्टि से इन मंदिरों की समानता भारत की कोई भी इमारत नहीं कर सकती। दिलवाड़ा स्थित जैन मंदिरों के स्थापत्य को देखकर उनकी निर्माण शैली को सर्वोत्कृष्ट कहा जाता है। टॉट का कथन है कि इसमें मंडप और अंतरालय की पशिकारी एवं अद्वितीय है। इनकी नक्काशी को देखने वाला एकाएक अपनी आंखों को नहीं हटा सकता। श्री G.N. शर्मा के अनुसार इन मंदिरों की कारीगरी तक्षण कला एवं खुदाई का काम देखते ही बनता है। शिल्पकला की दृष्टि से भारत में ये मंदिर अपने ढंग की कारीगरी के उत्कृष्ट नमूने हैं। यदि ताजमहल एक स्त्री का स्मरक है संस्मरण है, तो इन मंदिरों के पीछे एक धर्मनिष्ठ उदारता मूर्तिमान दिखाई देती है। राजपूताना स्थापत्य कला के प्रतीक दिलवाड़ा के जैन मंदिर शक्ति एवं सौम्यता के प्रतीक अवश्य हैं, किंतु खजुराहो भुवनेश्वर के मंदिरों के समान इनकी सजीवता का अभाव है इनमें सजीवता का अभाव है। नेक्स्ट आते हैं रणकपुर का जैन मंदिर। मध्यकालीन राजपूतानी की जैन मंदिर स्थापत्य कला का उल्लेखनीय नमूना रणकपुर स्थित विशाल मंदिर है। यह मंदिर राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा के विश्वास पात्र धरणक नाम के व्यक्ति ने विक्रम संवत 1496 अर्थात सन 1432 से 33 में कराया था। रणकपुर के जैन मंदिरों को प्रारंभ में 7 मंजिला बनाने की योजना थी, जो कालांतर में 4 मंजिल तक सिमट गई। 48,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में निर्मित एक विशाल मंदिर पर पहुंचने के लिए 25 सीढ़ियां बनाई गई हैं। अनेक स्तंभ, 24 मंडप और 85 शिखरों से युक्त आदिनाथ के मंदिर में गर्भगृह में तीर्थंकर की मूर्ति स्थापित की गई है। इन मंजिलों पर भी जैन तीर्थंकरों की मूर्ति स्थित है। इस प्रमुख मंदिर के सम्मुख 2 अन्य जैन मंदिर हैं। इसमें एक भगवान पार्श्वनाथ का है। रणकपुर मंदिर स्थापत्य की विशेषता राजस्थान के रणकपुर जैन मंदिर की विशालता के अतिरिक्त अन्य जैन मंदिरों के विपरीत इनके बाह्य भाग पर काम वासनापूर्ण आकृतियों का उत्कीर्णन इनकी प्रमुख विशेषता है।
वस्तुतः इन मंदिरों का निर्माण गुजरात के हिंदू शिल्पियों ने किया था। गुजरात के समान ही कामयुक्त मूर्तियों के उत्कीर्णन से महावीर के भक्तों ने इनको वैश्य मंदिर संबोधित कर दिया था। इस मंदिर में राजपूत कालीन युद्धों के प्रतीक ढाल एवं तलवारों को भी प्रदर्शित किया गया है। यह प्रदर्शन राजपूत कालीन युद्ध प्रवृत्त धर्म का प्रभाव था। संपूर्ण मंदिर मकराना एवं सिदाड़ी से प्राप्त हल्के रंग के संगमरमर से निर्मित किया गया है। फर्गुशियन ने इसको देखकर लिखा है कि ऐसा कलापूर्ण एवं जटिलता युक्त मंदिर देखने का सौभाग्य मुझे अभी तक नहीं मिला। मध्यकालीन राजस्थान की स्थापत्य कला में दो विशेषताएं स्पष्ट रूप से उभर कर आई हैं। प्रथम, इस युग की नारी का उत्कीर्ण अत्यंत महीन रूप से करके नारी की विभिन्न मुद्राओं को आकर्षक बनाया गया है। नारी प्रतिमाओं में उत्कीर्ण नायिका को घुंघरू पहनते, श्रृंगार करते और दर्पण में प्रतिबिंब देखते प्रदर्शित किया गया है। द्वितीय, नारी के सौष्ठव को प्रदर्शित करने हेतु इनकी मार्शल देह की आकृतियों को अधिक महत्व देकर उत्कीर्ण किया गया है। यहाँ तक कि राजस्थानी राणाओं की कुल देवियां नवदुर्गा में से एक की प्रतिमा भी मार्शल देह, बल एवं शौर्य के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित की गई है। ज्ञातलब है कि राजस्थान के जैन एवं हिंदू मंदिरों के शिल्पकार गुजरात के थे, अतः इन्होंने गुजरात की क्षेत्रीय परंपरा अनुसार मंदिरों के अलंकरण में फूल पत्ती, बेल बूटों का खुलकर प्रदर्शन किया है। उक्त स्थिति में मध्ययुगीन राजस्थानी मंदिर स्थापत्य का विकास अन्य प्रांतीय स्थापत्य से विशिष्ट बन गया है। नेक्स्ट आते हैं मध्यकालीन राजस्थान के उल्लेखनीय हिंदू मंदिर। मध्यकालीन राजस्थान राजपूताना के राजपूत नरेश शक्ति के उपासक थे। प्रत्येक कुल की अपनी अधिष्ठात्री अधिष्ठात्री देवी होती थी, अतः शक्ति एवं शौर्य का प्रतीक देवी की मूर्ति स्थापित कर उन्होंने अपनी राजधानी में देवी मंदिरों का निर्माण कराया है। भवानी, दुर्गा, चामुंडा, नवदुर्गा के अधिकांश मंदिर मध्यकालीन राजपूताना के नगरों में निर्मित, विशेषकर राजप्रासादों में स्थित मिलते हैं। एक लिंग जी शिशोदिया वंश के आराध्य देव थे, अतः इन्होंने एक लिंग जी के विशाल पाषाण मंदिर का निर्माण कर शिवजी स्थापित किया था। एक लिंग जी के अरण्यवासिनी देवी का मंदिर भी मध्यकाल में ही निर्मित किया गया था। सूर्य की उपासना यद्यपि वैदिक काल से ही हिंदू धर्म में की जाती रही है, किंतु सूर्य की मूर्ति 12 घोड़े के रथ के सहित एवं मंदिर का निर्माण मध्यकाल में ही प्रारंभ हो गया था। तेज और शौर्य के प्रतीक सूर्य के मंदिर चित्तौड़, झालरापाटन आदि स्थानों पर निर्मित किए गए थे। मध्यकालीन राजस्थान की मंदिर स्थापत्य कला में निर्मित शिव, विष्णु और देवी मंदिरों में शौर्य शक्ति के उन्मूलन प्रांगण रूप में प्रदर्शित किया गया है। अम्बानेरी की हर्षा माता के मंदिर, अम्बे एवं आदि वराह के मंदिर में भी यही तत्व दृष्टिगोचर होते हैं। इन मंदिरों के स्थापत्य एवं उनमें स्थापित आराध्य मूर्ति में सौम्यता के स्थान पर शक्ति का प्रदर्शन अधिक किया गया है। यद्यपि मध्यकालीन राजपूताना में राजनैतिक विशृंखलता एवं पृथक्करण की लहर व्याप्त हो गई थी, तथापि स्थापत्य कला में शक्ति, विकास एवं संगठन को प्रदर्शित कर राज्यों के संस्थापन की आवश्यकता के सिद्धांत को स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है। मध्यकालीन राजपूताना भवन स्थापत्य कला, मध्यकालीन राजपूताने में राजपूत राजाओं द्वारा निर्मित राजप्रासादों के साथ ही निजी भवन, हवेलियां और स्मारकों का स्थापत्य भी उल्लेखनीय है। पहले आते हैं राजप्रासाद। मध्यकालीन राजपूत नरेशों द्वारा उनकी राजधानी में अधिकांश राजमहल आज भी स्थापत्य की दृष्टि से दर्शनीय बने हुए हैं। उदयपुर, जोधपुर और जयपुर के राजप्रासाद इसके उदाहरण हैं। यद्यपि कालांतर में आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन से इनका मध्यकालीन स्वरूप परिवर्तित हो गया था, तथापि समकालीन स्थापत्य के यह प्रतीक हैं। राजपूताना के पूर्व मध्यकाल
1200 से 1500 में निर्मित राजप्रसाद विस्तृत क्षेत्र में निर्मित होकर सादगीपूर्ण थे। इसमें पुरुषों के लिए मर्दानी ढूढ़नी और महिलाओं के लिए जनानी ढूढ़ली के नाम से दो भागों में विभाजित किया गए भवन निर्मित किए जाते थे। दोनों भागों को एक मार्ग से जोड़ दिया जाता था। इस सुगम मार्ग में शाही नर नारियों की आवाजाही होती रहती थी। मर्दानी डडू डयोडी डयोडी के क्षेत्र में शाही और आम दरबार जनता से मिलने हेतु व्यवस्था रखी गई थी। राजा राजकुमार प्रशासकीय कार्यालय भी इसी क्षेत्र में निर्मित किए गए थे। मंदिर का स्थान चयन इस प्रकार किया जाता है कि शाही पुरुष और स्त्रियां दोनों ही सुगमता से उस स्थल पर पहुंच सकें। उदाहरण के लिए जयपुर राजभवन में जंतर मंतर के सम्मुख स्थित भवानी का मंदिर वस्तुतः राजप्रसाद शाही नर नारियों के लिए विभाजित होकर भी एक इकाई के रूप में निर्मित कर दिया जाता है। मुगल वंश के संपर्क में आने के पश्चात राजपूताने की राजमहलों का स्थापत्य भव्यता से आच्छादित हो गया था। राजपूत राजवंशों के कई राजा राजकुमार मुगलों के मनसबदार एवं दरबारी रहे थे। इन्होंने आगरा दिल्ली में मुगल राजप्रासादों के स्थापत्य एवं भव्यता से प्रभावित होकर 17वीं सदी के पश्चात अपने राजप्रासादों को भी भव्य बनाया था। मुगल स्थापत्य के अलंकरण स्तंभ संगमरमर का प्रयोग बारीक पच्चीकारी युक्त बेलबूटे अलंकृत छज्जे एवं गवाक्ष राजपूताना राजप्रसाद की विशेषता बन गई थी। मुगल स्थापत्य शैली से प्रभावित उदयपुर के महल जग निवास जग मंदिर जलाशयों के मध्य पैलेस निर्मित किए गए थे। आमेर एवं जयपुर के महलों में भी मुगल शैली के आधार पर दीवाने आम दीवाने खास का निर्माण किया गया था। जोधपुर का फूल महल बीकानेर का रंग महल आदि मुगल स्थापत्य के आधार पर बनाए गए थे। 17वीं सदी के पश्चात मुगल शैली का यह प्रभाव राजमहलों तक ही सीमित रहा था। राजपूताने के निजी भवनों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा था। राजपूताना के राजमहलों पर मुगल स्थापत्य का प्रभाव आमेर जयपुर स्थित राजमहलों पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। कछवाहा राजवंश का मुगल वंश से गहरा संबंध था, अतः मुगल दरबार में रहकर कछवाहा नरेश मानसिंह मुगल शैली की भव्यता एवं अलंकरण से प्रभावित हो गए थे। मानसिंह के समय आमेर के राजभवन और अन्य भवनों का निर्माण किया गया था। आमेर के राजमहल एवं महलों का निर्माण मुगल वंश के प्रधान सेनापति राजा मानसिंह के समय प्रारंभ हुआ था। मिर्जा राजा जयसिंह के काल में पूरा हुआ। ग्वालियर के गुर्जर प्रतिहार वंशीय स्थापत्य के प्रतीक राजमहल एवं भवनों के आधार पर हिंदू शैली में आमेर राजमहलों पर मुगल शैली का स्पष्ट प्रभाव पड़ा था। आमेर स्थित दीवाने आम इसके गुंबद मुगल स्थापत्य के आधार पर निर्मित किए गए थे। राजा मानसिंह के समय राजपूताना स्थापत्य शैली का सर्वाधिक विकास हुआ था। इन्होंने वृंदावन एवं बनारस आदि स्थानों पर भी मंदिर एवं महलों का निर्माण कराया था। आमेर के निकट ही जयपुर शहर इसके भवनों का निर्माण सन 1727 के पश्चात मिर्जा राजा जयसिंह ने कराया था। जयपुर स्थित राजमहल भवन एवं अन्य स्थापत्य हिंदू मुस्लिम स्थापत्य के समन्वय के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में वर्षा का एक अजूबा वर्षा का नहीं वर्षा को आह, राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में वर्षा को एक अजूबा समझा जाता है। लगभग समूचे मारवाड़ और मेवाड़ के कुछ क्षेत्रों में वर्षा के अभाव से राजपूत नरेशों का जल संग्रहण के प्रति आकर्षित होना स्वाभाविक था। जलाशय बापी बावड़ी कुएं का निर्माण मध्यकाल में एक पुण्य का कार्य समझा जाता था। मध्यकालीन राजस्थान में राजपूत नरेशों ने कई छोटे और विशाल जलाशय का निर्माण कराया है। इनका उद्देश्य पीने का पानी सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराना था। जलाशयों के घाट पर सीढ़ियां छत युक्त मंडप एवं समकालीन स्थापत्य के प्रतीक हैं। छोटे जलाशय
मध्यकालीन राजस्थान में निर्मित छोटे जलाशय में जैसलमेर के कौशिक राम का कुंड, बूंदी के फूल सागर, जेठ सागर, सूर सागर, जोधपुर के रानीसर, बलसमंद, गुलाब सागर एवं बीकानेर स्थित शीशीलाव एवं सोलाव सागर उल्लेखनीय हैं। श्री एन शर्मा के अनुसार इन छोटे जलाशयों के स्थापत्य में विशेष रूप से देखा जा सकता है। इनके ऊपरी भाग में छतरियां निर्मित थीं और सीढ़ियां चारों ओर से या एक ओर से बनी हुई होती थी, जो सभी भागों से या एक भाग से नीचे तक पहुंच जाती थीं। ऐसे जलाशयों को मुगल ढंग से बनाया जाता था। इसमें बरा बरादियां और उनके साथ निर्मित करा दी जाती थीं, जो ग्रीष्म ऋतु में सुख शयन के काम में आती थीं। बरादियां। नेक्स्ट आते हैं विशाल जलाशय। मुगल कालीन राजस्थान में विशाल आकार के जलाशयों के निर्माण भी किए गए थे। इनकी विशालता एवं स्थापत्य आज भी नयनाभिराम दृष्टिगत होते हैं। राणा राज सिंह ने जना सागर और काकरोली के निकट राजसमंद ताल का निर्माण कराया था। धनुष के आकार में निर्मित राजसमंद तालाब बांध दो पहाड़ियों में के मध्य स्थित है। इसमें संगमरमर की सीढ़ियां तथा तक्षण कला युक्त तीन मंडप निर्मित हैं। मंडप के स्तंभों और छतों पर नृत्य करती अप्सराएं, उड़ते हुए पक्षी और देवी देवताओं की मूर्तियों को उत्कीर्ण किया जाता है। नौ चौकी के नाम से प्रसिद्ध इस स्थान के मंडप, छज्जे आदि हिंदू शैली के, किंतु जाली एवं अन्य अलंकरण पर मुगल शैली का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इसके निकट ही 5 तोरण द्वार एवं पहाड़ी पर महल बना हुआ है। इस ताल के किनारे पर समकालीन राजस्थानी कवि रणछोड़ भट्ट द्वारा रचित राज प्रशस्ति 25 शिलाखंडों पर उत्कीर्ण होकर तारों पर स्थित है। राजस्थान के मध्यकालीन नगरों में समकालीन राजाओं और राणाओं द्वारा मुगल उद्यान शैली के आधार पर उद्यान लगाए गए थे। स्थापत्य की दृष्टि से जयपुर स्थित रामनिवास बाग वर्तमान में भी पर्यटन के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। निजी भवन एवं हवेलियां। मुगल काल के पूर्व से ही राजस्थान में धनाढ़ एवं कुलीन वर्ग एवं राजकीय उच्च अधिकारियों सामंतियों ने अपना प्रभाव स्थापित करने हेतु निजी भवन विशाल हवेलियों के रूप में बनाए थे। यद्यपि इनकी स्थापत्य राजमहल से भिन्न होती थी, तथापि बनावट की दृष्टि से इनकी बनावट स्थानीय राजपूताना स्थापत्य के प्रतीक थे। मध्यकाल में भी राजपूताना में सामंतशाही बनी रही। सामान्य जनता के शोषण से ही इन हवेलियों के द्वारा या हवेलियों के लिए प्रचुर मात्रा में धन का प्रयोग किया गया और स्थापत्य की दृष्टि से इनका अधिक महत्व रहा है। मध्यकालीन राजस्थान में हवेलियों के निर्माण की परंपरा जयपुर की हवेली से प्रारंभ हुई है। इसी आधार पर अपनी समृद्धि को प्रदर्शित करने के लिए धनाढ़ वर्ग ने अपने पैतृक गांव एवं कस्बों में हवेलियों का निर्माण प्रारंभ किया। इनके ज्वलंत उदाहरण रामगढ़, नवलगढ़, फतेहपुर, मुकुंदगढ़, मांडावा, पिलानी, सरदार शहर, रतनगढ़ और जैसलमेर की हवेलियां हैं। जैसलमेर की शालाम सिंह की हवेली, नाथमल की हवेली एवं पटवों की हवेली श्रेणियां वर्ग के सेठों द्वारा निर्मित की गई थीं। यह हवेलियां पाषाण की जाली एवं पच्चीकारी के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध होकर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। पाषाण निर्मित करौली, भरतपुर, कोटा की हवेलियां कलात्मकता में अपनी सानी नहीं रखती। कालांतर में वैष्णव धर्म के प्रचार में हवेली स्थापत्य के आधार पर वैष्णव मंदिर बनाए गए थे। हवेली स्थापत्य का प्रसार मंदिर एवं अन्य भवनों में भी हो गया था। राजस्थान स्थित हवेलियों के कारण ही विदेशी एवं देसी पर्यटकों के लिए हवेली नृत्य का आयोजन प्रारंभ हो गया। राजस्थान की संस्कृति में हवेलियों के साथ ही हवेली नृत्य, संगीत एवं चित्रकला एवं स्थापत्य का वर्तमान में अधिक महत्व स्थापित हो गया है।
डॉक्टर जयसिंह नीरज ने हवेलियों की स्थापत्य एवं विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि हवेलियों के निर्माण की स्थापत्य कला भारतीय वास्तुकला के अनुसार रही है। हवेलियों की लंबाई, चौड़ाई और कमरों के निर्माण की भी परंपरा रही है, जिसे राजस्थान के गांव के वास्तुकार आज भी अपनाते हैं। प्रमुख द्वार के अगल बगल कलात्मक गवाक्ष, द्वार के बाद लंबी पोल और फिर चौड़ा चौक, चौक के अगल बगल कमरे, सामने चौबारा और चौबारे के अगल बगल और पृष्ठ में कमरे। यदि हवेली बड़ी हुई तो दो चौक और तीन चौकियां या कई मंजिलें भी हो सकती हैं। वर्तमान में राजस्थान के धनाढ्य घराने राजस्थान को छोड़कर अनंत चले गए हैं, किंतु इन हवेलियों का रखरखाव कर उनके घरानों एवं कुल का पैतृक स्मरण यथावत रहने का प्रयत्न करते हैं। स्मारक। राजपूत एक वीर जाति थे तथा युद्ध करना उनका धर्म था। स्वयं को क्षत्रिय निरूपित कर इस जाति, कुल एवं राजवंश के अनेक वीरों ने अपनी जन्मभूमि तथा राज्य की स्वतंत्रता की आन बान शान की रक्षा हेतु युद्ध में प्राण उत्सर्ग कर दिए। इनकी स्मृति को बनाए रखने हेतु 13वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य इनकी स्मारक, समाधियां और छतरियों के रूप में निर्मित किए गए। मध्यकालीन राजस्थान में इसी काल में युद्धक योद्धाओं के मृत्यु उपरांत पाषाण से निर्मित वीर स्तंभ खड़े किए जाते थे। इन पर वीर गति को प्राप्त योद्धाओं को संक्षिप्त विवरण उत्कीर्ण कर दिया जाता था। राजस्थान में कई स्थानों पर इस प्रकार के वीर स्तंभ मिलते हैं। मध्यकाल में ही राजस्थान पर मुस्लिम आक्रमण हुए थे। मुसलमानों ने अपने सतीत्व की रक्षा मुसलमानों से अपनी सती की रक्षा करने हेतु राजपूत वीरांगनाएं स्वयं को अग्नि में समर्पित करके विधर्मियों से स्वयं की रक्षा करती थीं। इन सतियों के ही स्तंभ सती होने वाली स्त्रियों का विवरण, कुल, जाति एवं वंश आदि तिथि सहित उत्कीर्ण असंख्य संख्या में मिलते हैं। यह स्तंभ भी तात्कालिक स्थापत्य के वर्तमान के उदाहरण के रूप में उपलब्ध होते हैं। मुगल कालीन मकबरों के समान ही राजस्थान में भी राजवंशी राजाओं और उनके बंधु बांधवों की छतरियां स्थापित की जाती थीं। यह छतरियां चतुष्कोणीय, षटकोणीय, अष्टकोणीय एवं षोडश कोण की संगमरमर तथा लाल एवं रेतीले पत्थर से निर्मित की जाती थीं। समकालीन स्थापत्य की विशेषता इसमें समाहित हो जाती थी। यह छतरियां राजपूताना के राजवंशों द्वारा एक निश्चित एवं निर्धारित स्तर पर बनाई जाती थीं। स्थापत्य की दृष्टि से यह स्थल वर्तमान में दर्शनीय बन गए थे। इन स्थलों पर गेटोर, आहड़, मंडोर एवं देवकुंड उल्लेखनीय हैं। गेटोर, आहड़, मंडोर और देवकुंड। जयपुर के निकट ही नाहरगढ़ के समीप गिट्टूर में कछवाहा वंश के नरेशों की छतरियां बनी हुई हैं। उदयपुर के निकट आहड़ में मेवाड़ के सिसोदिया वंश की छतरियां और जोधपुर के निकट मंडोर के राठौर राजाओं की छतरियां मध्यकाल में निर्मित मिलती हैं। इसी प्रकार बीकानेर के निकट देवकुंड में बीकानेर राजाओं की छतरियां बनी हुई हैं। छतरी स्मारक में सर्वाधिक उल्लेखनीय बंडोली गांव स्थित महाराणा प्रताप की छतरी और उनके अश्वचेतक की प्रतिमानुमा स्मारक भी स्थित है भडोली में। स्मारक स्थापत्य राजस्थान की विशेषता रही है। कई राजवंशों द्वारा शासित इस भूभाग में चप्पे चप्पे पर वीर स्तंभ, सती स्तंभ और छतरियां, जिनको स्थानीय भाषा में देवली कहा जाता है, उपलब्ध होती हैं। इन स्तंभों, छतरियों में प्रतिमाएं उत्कीर्ण करके तथा संपूर्ण प्रतिमा स्थापित करके संभावित जो संबंधित व्यक्ति है उसका विवरण अभिलेख के रूप में उत्कीर्ण किया जाता है। यदि राजस्थान से अन्य स्थान पर जाकर भी कोई वीर गति को प्राप्त होता है तो उनकी छतरी युक्त स्थान पर समाधि के रूप में निर्मित की जाती है। उदाहरण के लिए वीर दुर्गादास राठौर की छतरी उज्जैन मध्य प्रदेश में बनी हुई है। कालांतर में यह प्रथा मराठा राजवंशों द्वारा भी अपनाई गई थी। मल्हाराव होलकर की छतरी ग्वालियर के उत्तर में सुदूर भिंड जिले में
आलमगढ़ नामक स्थान पर बनाई गई है, क्योंकि उनका स्वर्गवास उक्त स्थान पर ही हुआ था। मुगल काल में राजपूताने के राजवंशों का मुगल वंश से संबंध स्थापित होने से कई मुस्लिम संत और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों का इस काल में इंतकाल राजस्थान की भूमि पर हुआ है। उनके मकबरे और दरगाहों का निर्माण भी इस्लामी स्थापत्य के आधार पर किया गया। इसमें अजमेर स्थित सूफी संत शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा साहब की दरगाह उल्लेखनीय है। नेक्स्ट आता है मध्यकालीन राजपूताना की दुर्ग स्थापत्य कला। मध्यकालीन राजपूताना दुर्ग स्थापत्य की विवेचना कीजिए। मध्यकालीन राजपूताना दुर्ग स्थापत्य पर एक निबंध लिखिए। ये इसके क्वेश्चंस हैं। अब हम इसके आंसर देखते हैं। पहले आती है प्रस्तावना। भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में सामरिक महत्व के स्थान पर प्राचीनतम से ही दुर्गों का निर्माण करने की परंपरा रही है। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम उत्तर भारत में आर्यों ने द्रविड़ों और अन्य जातियों से रक्षा हेतु दुर्गों का निर्माण किया था। मौर्य एवं गुप्त काल में इनकी संख्या में वृद्धि हो गई थी। पश्चिम उत्तर क्षेत्रों में विदेशी आक्रमण से देश की सुरक्षा हेतु अनेक दुर्गों का निर्माण किया गया था। हुण आक्रमण के समय इस क्षेत्र की सुरक्षा हेतु कई दुर्ग युक्त बस्तियों का निर्माण किया गया। प्राचीरों को गुप्त काल में निर्मित किया जाता था। राजपूताना अर्थात वर्तमान राजस्थान में पुरातत्वीय उत्खनन से कालीबंगा सहित अनेक स्थानों पर बस्तियों की परिधि में ऊंची दीवारों के अवशेष हड़प्पा कालीन दुर्ग स्थापत्य के प्रतीक हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ मौर्य काल में निर्मित किया गया था। भारत पर मुस्लिम आक्रमण के पश्चात दुर्ग निर्माण एवं स्थापत्य में परिवर्तन हो गया था। राजस्थान स्थित प्राचीन दुर्गों का भी कायाकल्प करके उन्हें युग के अनुरूप बनाया गया था। नवीन दुर्गों के स्थल चयन एवं निर्माण को मध्यकालीन आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता था। राजपूताना में मध्यकालीन दुर्ग स्थापत्य कला। देश के पश्चिम में राजस्थान का सदैव ही सामरिक महत्व रहा है। पश्चिम उत्तर सीमा पंजाब के पश्चात शक, हूण और पल्लव आदि जाति इस क्षेत्र में बस गई थी। मध्यकालीन भारत में 8वीं से 10वीं सदी तक गुर्जर प्रतिहार वंशीय पराक्रमी राजाओं ने अरब एवं मुस्लिम आक्रमणों को दुर्गों के सहारे ही रोक रखा था। दुर्गों की स्थापना और स्थिति के संबंध में राजस्थान और महाराष्ट्र की स्थिति एक समान है। इन दोनों क्षेत्रों में चप्पे चप्पे पर पहाड़ियों पर बने दुर्ग एवं अनेक अवशेष दृष्टिगोचर होते हैं। राजस्थान वीर राजपूतों तथा महाराष्ट्र सूरवीर मराठाओं का क्षेत्र रहा है। राजस्थान के राजपूत शासकों ने अपने क्षेत्र में अनेक दुर्गों का निर्माण कराया था। यह दुर्ग कई उद्देश्यों से निर्मित किए गए थे। प्रथम, अपने राज्य एवं क्षेत्र की सुरक्षा की दृष्टि से तथा आवश्यकता होने पर शरण हेतु। दूसरे, दुर्गों को निधि के रूप में समझकर वहां निवास करने, बहुमूल्य सामग्री एवं खजाना छुपाने हेतु किया जाता था। अंततः अपनी आन बान शान एवं शक्ति का प्रदर्शन करने हेतु इन दुर्गों की प्राप्ति हेतु राजस्थान के सामंत जागीरदारों ने दुर्गनुमा छोटी गढ़ियों का निर्माण करना प्रतिष्ठानुकूल समझा था। अतः राजस्थान का विशाल क्षेत्र पहाड़ियों पर बने दुर्ग एवं बस्तियों में बनी गढ़ियों से आच्छादित है। राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक मंडन एवं सदाशिव के अनुसार दुर्ग राज्य का अनिवार्य अंग है। इस आवश्यक अनिवार्यता के आधार पर राजस्थान में दुर्ग निर्माण के कारणों को व्यक्त करके डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा राजस्थान का सांस्कृतिक इतिहास जिन्होंने लिखा है, राजा हो या सामंत, यह दुर्ग को अपनी निधि के रूप में समझता था। राजा अपने निवास के लिए, सामग्री संग्रह के लिए और संपत्ति छिपाने के लिए किले बनवाते थे। भारत में मुगल आक्रमण और उत्तर भारत में मुगल राज्य की स्थापना के पश्चात राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य कला में परिवर्तन का वर्णन करके डॉक्टर कालूराम शर्मा ने व्यक्त किया है कि अब ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर जो ऊपर से चौड़ी होती थी, जहां खेती तथा सिंचाई के साधन उपलब्ध होते थे, जो दुर्ग निर्माण के लिए अधिक पसंद किए जाने लगे थे। यदि ऐसी
पहाड़ियों पर पहले से दुर्ग बने होते थे, तो उन दुर्गों को भी नया रूप देकर उन्हें अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया था। मध्यकालीन राजपूताना में चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और मालवगढ़ का जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण किया गया। महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग को प्राचीरों, प्रवेश द्वारों और बुर्जों का निर्माण कराकर नया रूप दिया था। जोधपुर के दुर्ग पर प्राकृतिक जलाशय नहीं होने से विशाल कृत्रिम टंकी नुमा स्थलों का निर्माण किया गया था, जहां पर वर्षा काल में जल एकत्रित किया जाता था। लगभग सभी दुर्गों में रसद एकत्रित करने हेतु कोठार बनाए रहते थे। जहाँ नहीं थे वहाँ नवनिर्माण करके अनाज की गोदाम बनाई गई थी। नागौर, जालौर और रणथंभौर के दुर्गों को समय समय पर संशोधित करके दुश्मन की घेराबंदी के समय लंबे समय तक आत्मनिर्भर बनने योग्य बनाया गया था। मध्यकालीन राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, पहले आता है कुंभलगढ़ का दुर्ग। राजस्थान के नाथद्वार से उत्तर में 25 मील पर स्थित कुंभलगढ़ एक दुर्गम दुर्ग है। दुर्ग का निर्माण राजपूत काल से पूर्व ही हो गया था, किंतु एक प्राचीन किले को परिवर्तित, संशोधित और जीर्णोद्धार करने का श्रेय राणा कुंभा को जाता है। राणा कुंभा ने अपनी प्रसिद्ध वास्तुकार एवं शिल्पज्ञ मंडन के निर्देशन में इसका पुनर्निर्माण 1458 में कराया था। छोटी 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 एवं एक बड़ी पहाड़ी पर निर्मित कुंभलगढ़ कुंभे कुंभलमेर एवं कुंभलमेरु समुद्री तट से 3568 फुट पर स्थित होकर 2 मील लंबे क्षेत्र में बना हुआ है। किले पर पहुंचने के लिए गोल घुमावदार रास्ते एवं कई पोलों दरवाजे से होकर जाना पड़ता है। किले के पश्चिम में स्थित बस्ती से नाल स्वरूप पहाड़ी से तंग एवं टेढ़े मेढ़े रास्ते को पार करके लगभग 700 फुट ऊंचाई पर प्रथम द्वार आर्ट पुल निर्मित स्थित है। इसके पश्चात किले का प्रमुख द्वार हनुमान पुल बना हुआ है। राणा कुंभा ने मांडवपुर विजय के उपलक्ष्य में मांडवपुर से लाकर यहाँ हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कराई थी। विजय पुल के पश्चात ही किले की समतल भूमि तथा उस पर निर्मित स्थापत्य कला दृष्टिगोचर होती है। यह दुर्ग चारों ओर से एक चौड़ी दीवार और उस पर पहरी हुए बने बुर्जों से आवृत है। दीवार के नीचे खाइयां, विशाल प्राकृतिक खड्डे बने हुए हैं। इसको लांघकर दीवार तक पहुंचना एक दुष्कर कार्य है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्राकृतिक बाधा को ध्यान में रखकर ही कुंभलगढ़ दुर्ग हेतु इस स्थल का चयन किया गया होगा। नेक्स्ट आते हैं कुंभलगढ़ की स्थापत्य कला, नहीं कुंभल होगा है ना का कुंभलगढ़ की स्थापत्य कला। कुंभलगढ़ की समतल भूमि पर नीलकंठ महादेव का मंदिर निर्मित है। इसके चारों ओर 8 फीट ऊंचे पाषाण स्तंभों से आवृत एक बरामदा बना हुआ है। यह नागर शैली का है, किंतु कर्नल टॉड ने इसका उल्लेख यूनानी ग्रीक शैली का कहकर किया है। डॉक्टर गौरीशंकर ओझा के अनुसार इसमें ग्रीक शैली का भी कुछ काम नहीं हुआ था और ना ही इसका कोई प्राचीन स्थल माना जाता है, अतः इसको यूनानी कदापि नहीं कहा जा सकता। मंदिर के गर्भगृह में 5 फुट ऊंचा खंडित अवस्था में शिवलिंग स्थापित है। निश्चित ही यह मुगल आक्रमण का शिकार बन गया होगा। मध्यकालीन राजपूताने में कुंभलगढ़ का किला सर्वाधिक सुरक्षित माना जाता है। घाटियों, पहाड़ियों तथा बीहड़ वन से घिरे होने के कारण यह दुर्ग एकाएक दिखाई नहीं पड़ता। दुर्ग पर स्थापत्य की दृष्टि से राणा कुंभा द्वारा निर्मित वेदी 2 मंजिला यज्ञ हवन स्थल है। जैन एवं विष्णु मंदिर, अचलेश्वर महादेव एवं कुंभ स्वामी का मंदिर उल्लेखनीय है। यह सभी निर्माण मध्यकालीन स्थापत्य के परिचायक हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने राजस्थान का सांस्कृतिक इतिहास ग्रंथ में कुंभलगढ़ का वर्णन करके लिखा है कि राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ के किले को पहाड़ी श्रृंखलाओं से घिरे हुए स्थान पर सुरक्षित किया है। किले के भीतर ऊंचे भाग का प्रयोग राजप्रसाद के लिए और नीचे भाग को जलाशय के लिए किया गया है। समतल भाग को खेती के लिए रखा जाता था और बची हुई भूमि का प्रयोग मंदिर एवं मकानों के निर्माण के लिए किया गया है। किले के चारों
और दीवारें चौड़ी और बड़े आकार की बनी होती थी, जिन पर कई घोड़े एक साथ चल सकते थे। प्रकार की दीवारों का ढाल इस तरह से रखा गया है कि स- सरलता से चढ़ना और कठिन है। कहीं कहीं दीवारों के नीचे गहरी पहाड़ी गड्ढे ऐसी स्थिति में रखे गए हैं कि हमलावर फौजों का दुर्ग में घुसना कठिन है। कुंभलगढ़ का दुर्ग मध्यकालीन राजस्थान में उत्तर पूर्वी भाग में स्थित पहरी के समान है। नेक्स्ट आता है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। मालवा एवं राजपूताना की सीमा पर स्थित चित्तौड़गढ़ को राजस्थान के सभी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। यह कहावत है कि गढ़ को चित्तौड़गढ़ और सब गढ़ैया हैं। चित्तौड़गढ़ के निकटवर्ती भाग में मौर्य एवं मालव संस्कृति के अवशेष उपलब्ध हुए हैं। मालवगढ़ का प्रसार इसी क्षेत्र से होकर दसपुर तक व्याप्त हो गया है। युद्धों के इतिहास से प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ का इतिहास अविस्मरणीय रहा है। घुमावदार मार्ग से कई द्वारों को पार करके इस पर पहुंचा जाता है। दुर्ग के ऊपर अनेक भवन, उन्नत एवं विशाल बुर्ज बने हुए हैं। मध्यकालीन भारत में अजय चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त करने हेतु अकबर की शक्तिशाली सेना को 3 माह तक घेरा डालना पड़ा था। चित्तौड़गढ़ के स्थापत्य की विशेषता राणा कुंभा द्वारा स्थापित कीर्ति स्तंभ से आलोकित होती है तथा कीर्ति स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने मालवा सुल्तान की पराजय तथा स्वयं की विजय के उपलक्ष्य में विक्रम संवत 1497 से 1517 सन 1440 से सन 1460 के मध्य कराया था। चित्तौड़गढ़ स्थित कीर्ति स्तंभ का आधार भाग एक चौतरा है। इसकी ऊंचाई 12 फुट और चौड़ा लंबाई चौड़ाई 42 फुट है। धरातल से कीर्ति स्तंभ 122 फीट ऊंचा है, 30 फीट चौड़ा है। इसकी 9 मंजिलों पर अंदर से ऊपर की ओर जाने पर सीढ़ियां बनी हुई हैं। प्रत्येक मंजिल पर चारों दिशाओं में झरोखे निर्मित किए गए हैं। कीर्ति स्तंभ में 5 शिलालेख भी उत्कीर्ण हैं, जो कि इतिहास की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। कीर्ति स्तंभ के चारों ओर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं। पंडित गौरीशंकर ओझा के अनुसार कीर्ति स्तंभ को हिंदू देवी देवताओं से सजाया गया है। एक व्यवस्थित संग्रहालय और पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नेक्स्ट आता है चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ मूर्ति कला एवं स्थापत्य कला के संतुलन एवं सामंजस्य का एक श्रेष्ठ प्रतीक है। टाट के अनुसार इसकी तुलना केवल दिल्ली के कुतुब मीनार से की जा सकती है, किंतु यह उससे ऊंचे होते हुए भी निष्कृष्ट कोटि का है। वास्तुतः चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ मूल रूप से एक हिंदू कलाकृति है, जबकि कुतुब मीनार का निर्माण हिंदू मंदिर एवं भवनों के ध्वंस अवशेष से किया गया है। अतः चित्तौड़गढ़ स्थित कीर्ति स्तंभ की तुलना में कुतुब मीनार निकृष्टतम कहीं ज्यादा या कही जा सकती है। नेक्स्ट आता है रणथंभौर। राजपूताना के अधिकांश दुर्ग अरावली पर्वत श्रेणी और उससे घिरे हुए हैं। रणथंभौर भी अरावली पर्वत श्रृंखला में आवृत एक विकट दुर्ग है। मध्यकालीन भारत में मुस्लिम आक्रांताओं ने ग्वालियर दुर्ग पर विजय प्राप्त करके रणथंभौर पर विजय प्राप्त करने का सदैव ही प्रयत्न किया है। एक अतुंग और विशाल पर्वत शिखर पर स्थित होने के कारण यह दुर्गम घाटी एवं बीहड़ वनों से आवृत होने के कारण यह दुर्ग दूर से दृष्टिगोचर ही नहीं होता, जबकि इसके ऊपर से शत्रु सेना की गतिविधि आसानी से देखी जा सकती थी। रणथंभौर हम्मीर की आन का प्रतीक बनकर आज भी दुर्गम बना हुआ है। नेक्स्ट आता है तारागढ़ दुर्ग। राजस्थान स्थित दुर्गों में आमेर के निकट अरावली के एक भाग पर तारागढ़ अर्थात गढ़ विठली मध्यकालीन दुर्ग है। इसका निर्माण गुर्जर प्रतिहार वंशीय नरेश अजयपाल द्वारा किया गया था, अतः यह एक अजय मेरू नाम से भी जाना जाता है। कालांतर में महाराणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज ने इस दुर्ग पर महल आदि बनाकर अपनी रानी ताराबाई के नाम पर इसका नामकरण तारागढ़ कर दिया था। तारागढ़ दुर्ग की प्राचीर भारी और बड़े पाषाणों से निर्मित है। दीवार में 14 बुर्ज बने हुए हैं। तारागढ़ दुर्ग अजमेर
अजमेर के निकट स्थित होने से इस पर 16वीं शताब्दी में इस्लामी स्थापत्य कला के आधार पर कई निर्माण किए गए थे। इसमें हज़रत मीरान साहब की दरगाह, उसका बरामदा, आंगन, मस्जिद और बुलंद दरवाज़ा गंज-ए-शाहिदा उल्लेखनीय हैं। वर्षा का पानी एकत्रित करने हेतु दुर्ग पर कुंड बनाए गए हैं, जिसे राजस्थानी भाषा में झालरा कहा जाता है, अर्थात गोल झालरा और बड़ा झालरा आदि। नेक्स्ट आता है जालौन दुर्ग, पांचवा है। मध्यकाल में पश्चिमी राजपूताना में जालौर और शिवाणा दुर्ग का अत्यधिक महत्व है। इस दुर्ग ने पश्चिमी भारत से होने वाले कई आक्रमणों का दृढ़तापूर्वक सामना किया है। वैसे तो राजस्थान स्थित प्रत्येक दुर्ग से किसी वंश योद्धा की सौरगाशा गाथा जुड़ी हुई है, किंतु जालौन स्थित दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय वीर कानिड़दे सोनगढ़ा के पराक्रम और उनकी वीर गति की स्मृति जुड़ी हुई है। जालौर एवं शेवड़ा दुर्ग राठौरों का सिरमौर दुर्ग भी कहा जाता है। इस दुर्ग के साथ चौहान वीर सातम सोम एवं राठौर वीर कल्लाड़ राय की शौर्य गाथाएं जुड़ी हुई हैं। राजस्थान स्थित मध्ययुगीन उपरोक्त दुर्गों के अतिरिक्त दुर्ग स्थापत्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध कई दुर्ग बने हुए हैं। इसमें आबू स्थित अचलगढ़, आमेर, गागरोन, बूंदी और शेरगढ़ अर्थात जैसलमेर के दुर्ग उल्लेखनीय हैं। इसके साथ हमारी जो 17 यूनिट होती है यह कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 18 यूनिट पढ़ेंगे, जिसमें हम 18वीं शताब्दी में भारत की स्थापत्य पर प्रकाश डालेंगे। तब तक